हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति, जिसमें मैंने आपको ए मॉडर्न हाइपोथेसिस जो एआई ऑपरेटर ने दी थी वो समझा रहा हूँ और उसमें मैंने आपको 4 चरण समझा दिए। अब जो आज का टॉपिक है वो है हमारा 5वां चरण। ठीक, देखिए 5वां चरण जीनों, विषाणुओं तथा प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ जीन्स, वायरसेस एंड प्रीमोर्डियल लाइफ। ठीक, इस चरण को भी हमने पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला पॉइंट है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा न्यूक्लिक अम्ल के संयोग से न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हुआ। जैसा कि मैंने आपको चौथे चरण में समझाया था कि चौथे या तीसरे चरण में समझाया था कि हमने किस प्रकार न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए और आरएनए का निर्माण हुआ। ठीक, अब उसी से प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, इन्होंने आपस में संयोग करके किसका निर्माण किया? न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण किया। ठीक है, नेक्स्ट, ये बड़े जटिल अणु थे, मतलब जो न्यूक्लियोप्रोटीन थे वो क्या थे? बड़े और जटिल अणु थे तथा इनमें स्वद्विगुणन की क्षमता विद्यमान थी, मतलब ये स्वतः ही क्या कर सकते थे? 1 से 2 में परिवर्तित हो सकते थे। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन गुणित होकर अपनी संख्या में वृद्धि करने लगे, मतलब ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार अपनी संख्या में क्या करने लगे? वृद्धि करने लगे। ठीक, सी पॉइंट है आदि सागर में उपस्थित इन न्यूक्लिक अम्लों की तुलना स्वतंत्र जीनों से तथा न्यूक्लियोप्रोटीन की तुलना वर्तमान समय के विषाणुओं से की जा सकती है। मतलब क्या है इसका कि आदि सागर में उपस्थित इन न्यूक्लिक अम्लों की तुलना स्वतंत्र जीनों तथा न्यूक्लिक प्रोटीन की तुलना वर्तमान समय के विषाणुओं से क्यों तुलना की जाने लगी? क्योंकि विषाणु जो होता है, देखिए इसका मतलब, इसका जो मीन्स है वो अभी नेक्स्ट पॉइंट में समझ में आएगा। कैसे? देखो, विषाणु निर्जीव एवं सजीव के मध्य की कड़ी कहलाते हैं। विषाणु जो होते हैं वो निर्जीव एवं सजीव के मध्य के क्या कहलाते हैं? कड़ी कहलाते हैं, ब्रिज कहलाते हैं। जैसे विषाणु जब स्वतंत्र अवस्था में रहता है, मतलब ऐसे ही कहीं पड़ा रहता है, तो वो किस अवस्था में होता है? निर्जीव अवस्था में, यानी कि नॉन लिविंग फॉर्म में होता है। लेकिन जब उसे कोई भी क्या मिल जाता है? पोषण मिल जाता है या पोषण करने के लिए कोई अन्य शरीर मिल जाता है, तो वहां पर वो किसकी तरह व्यवहार करने लगता है? सजीव की तरह व्यवहार करने लगता है और अपना प्रजनन प्रारंभ कर देता है। ठीक, इसीलिए हम विषाणुओं को सजीव और निर्जीव के मध्य की क्या मानते हैं? कड़ी मानते हैं। ठीक है, यह जीवन की उत्पत्ति की वह स्थिति है जहां निर्जीवता समाप्त होकर सजीवता में परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जीवन की उत्पत्ति की वह स्थिति, मतलब जीवन की उत्पत्ति की वह स्थिति जहां एक समय क्या था? हमारे पृथ्वी पर क्या था? निर्जीव पदार्थ थे। अब जब विषाणुओं का निर्माण हो गया तो निर्जीवता से किसकी ओर चला? सजीवता की ओर चला। ठीक है, अगला पॉइंट है ई पॉइंट इसका, कोशिका सदृश रचनाओं को प्रारंभिक जीव कहा। अब जो कोशिका सदृश रचनाएं हमें दिखाई देने लगी तो उनको हमने क्या कहा? प्रारंभिक जीव कहा, जो जैसा कि सिडनी फॉक्स ने बताया था। तब इनमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि अंगों का अभाव था। अब जब इनमें कोशिका के अंग नहीं पाए जा रहे थे तो इसलिए हमने क्या कहा? इनको प्रोकैरियोटिक। क्या कहा इनको? प्रोकैरियोटिक या पूर्व केंद्रकीय कोशिकाएं कहा, क्योंकि कोशिका जो हमारी होती है यानी कि सेल हमारी होती है बेटा 2 टाइप्स की। ठीक है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक का मतलब पूर्व केंद्रकीय और यूकैरियोटिक का मतलब सुकेंद्रकीय। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब जिसमें केंद्रक और आदि अंग, जो कोशिका के अंग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो नहीं पाए जाते, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक, अगला पॉइंट है प्रथम आदि कोशिका का उद्भव 2.5 से 3.9 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। मतलब जो पृथ्वी पर पहली जो आद्य कोशिका थी या प्रीमोर्डियल जो कोशिका थी
तो उसका जो जीवन माना जाता है वो आज से लगभग 2.5 अरब से 3.9 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आद्य कोशिकाओं से प्रोटिस्टन कोशिका परंपरा का निर्माण हुआ। आद्य कोशिका से किसका निर्माण हुआ? प्रोटिस्टन परंपरा का, प्रोटिस्टन कोशिका परंपरा। ये प्रोटिस्टन कोशिका का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे जो प्रोटोजोआ के जीव हैं, जो एक कोशिकीय जीव हैं, उनका निर्माण हुआ। ठीक है, अब प्रोटिस्टन कोशिका परंपरा से यूकैरियोटिक जीवों का निर्माण हुआ। मतलब क्या है कि एक कोशिकीय जीवों से किसका निर्माण होने लगा? बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होने लगा, मल्टी सेलुलर जीवों का निर्माण होने लगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पांचवा चरण। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम डेली के डेली 5 से 7 क्वेश्चन आपको लिखा रहे हैं, तो आज मेरे पास थोड़ा समय कम है, इसलिए वो मैं अपने जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको लिखाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतने काफी, बाय।